स्वागत है आपका आधुनिक भारत के इस 15वें लेक्चर में। इस लेक्चर में हम बंगाल में द्वैत शासन और रॉबर्ट क्लाइव के प्रशासनिक सुधारों की चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं बंगाल में द्वैत शासन, जो कि 1765 से 1772 तक रहा। इसे हम डायार्की बंगाल भी कह सकते हैं। तो द्वैत शासन के जनक कौन थे, लियो या लियोन कार्टिस? तो ये अलग से प्रीलिम्स के लिए प्रश्न पूछा जाता है। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की थी? तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। दरअसल इसके पहले वाले लेक्चर में आई बटन पे ये लेक्चर होगा, आप देख सकते हैं। तो इसके पहले यानी 14वें लेक्चर में हमने इलाहाबाद की दोनों संधियों की चर्चा की थी, जिसमें 12 अगस्त को पहली संधि 1765 में और 16 अगस्त को 1765 में दूसरी संधि हुई थी। तो 1765 की संधि के अनुसार बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत हुआ क्या कि जो दीवानी थी, दीवानी यानी पूरे जो बंगाल प्रांत है उसकी मालगुजारी, मालगुजारी यानी समझ लीजिए टैक्स वसूलना। तो टैक्स का जो अधिकार और निजामत, निजामत यानी जो प्रांत की सुरक्षा व्यवस्था जिसके अंतर्गत पुलिस और न्याय व्यवस्था आती है, तो दीवानी और निजामत ये दोनों ही कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम द्वारा कंपनी किया करती थी। लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी। यही जो व्यवस्था थी, यही व्यवस्था द्वैत शासन, यानी नवाब तो कहने के लिए था, लेकिन उसके ऊपर पूरी व्यवस्था कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की चल रही थी। तो कंपनी और नवाब दोनों द्वारा प्रशासन की व्यवस्था को ही बंगाल में द्वैत शासन कहा गया। क्लाइव ने इसके लिए जो दीवानी कार्य है यानी मालगुजारी वसूलने के लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त किया। बंगाल में मोहम्मद रजा खां को, बिहार में सिताब राय को और उड़ीसा में राय दुर्लभ को नियुक्त किया। तीनों नाम याद रखिएगा। नवाब नाम मात्र का शासक रह गया था। इसके बाद देखते हैं द्वैत शासन के लाभ। द्वैत शासन से क्या लाभ हुआ कि जो कंपनी ने निजामत का कार्य नवाब को दे दिया था, निजामत मैं फिर यहाँ दोहरा दूं कि पुलिस व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, तो पुलिस और न्याय व्यवस्था का कार्य जो निजाम को दे दिया था और स्वयं दीवानी का कार्य अपने हाथ में ले रखा था। इससे कंपनी का कार्यभार हल्का हो गया। साथ साथ पैसे कंपनी के पास आने लगे, जबकि भार किस पे बढ़ने लगा? निजाम पे बढ़ने लगा। दूसरा, कंपनी से मालगुजारी वसूल करने व न्याय व्यवस्था के लिए भारतीय पदाधिकारियों को नियुक्त किया कंपनी ने, जिससे उसे भारतीयों का सहयोग प्राप्त हुआ। तीसरा लाभ ये हुआ कि 1765 से 72 के बीच बंगाल, बिहार से अकेले लगभग 3 करोड़ मालगुजारी प्राप्त हुई थी। यानी इस व्यवस्था से कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई। और एक और लाभ ये हुआ कि द्वैत शासन व्यवस्था से ही भारत में अंग्रेज शासन की यानी अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। इसके बाद देखते हैं द्वैत शासन के दुष्परिणाम। तो दुष्परिणाम ज्यादा पड़ा, लाभ कम पड़ा। दुष्परिणाम सबसे पहले कि जो नवाब और कंपनी, तो नवाब नाम मात्र का रह गया था। कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी नवाब के आदेशों, उसके कानून को की तनिक परवाह ही नहीं करते थे, जिससे नवाब की निजामत बिल्कुल शिथिल हो गई। न पुलिस व्यवस्था चलती थी, न न्याय व्यवस्था चलती थी, जिससे चारों तरफ अराजकता फैल गई। इसके बाद उद्योग धंधों का बड़े पैमाने पर विकास हुआ। क्यों? क्योंकि बंगाल में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार स्थापित हुआ, जिससे कच्चे जो छोटे छोटे माल थे या उद्योग धंधे जो बनाने वाले थे, छोटे छोटे रेशम और ये सब धीरे धीरे समाप्त होते गए, लघु और कुटीर उद्योग। और कंपनी ने क्या किया? मार्केट पर कब्जा कर लिया। तीसरा है कि किसानों का आर्थिक शोषण बड़े पैमाने पर हुआ। क्यों? क्योंकि द्वैत शासन व्यवस्था में जो जमींदारी व्यवस्था थी, तो वो नीलामी द्वारा खरीदी जाती थी। जो सबसे अधिक ऊंची बोली लगाएगा उसे जमीन मिल जाती थी। तो इससे जमींदारों को अधिक से अधिक टैक्स यानी मालगुजारी जमा करनी पड़ती थी। तो वे किसानों से निर्ममतापूर्व मनमाना लगान वसूलते थे। इसी के मद्देनजर 1770 में बंगाल क्षेत्र में बड़ा भीषण दुर्भिक्ष आया था, जिसने बंगाल की स्थिति और दयनीय कर दी। ये प्रश्न पूछा जाता है। 1770 में बंगाल में आए दुर्भिक्ष या अकाल के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो कार्टियर था। इस समय क्लाइव गवर्नर नहीं था। आगे देखते हैं। समकालीन व्यवस्था के विषय में जॉर्ज कॉर्नवालिस ने कहा था, मैं निश्चय पूर्वक यह कह सकता हूं कि 1765 से 85 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं है। स्टेटमेंट याद रखने होंगे आपको, क्योंकि स्टेटमेंट सीधे परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो ये जॉर्ज कॉर्नवालिस का है। इसके बाद देखते हैं
द्वैत शासन का अंत। अंततः 1772 ईस्वी में जब गवर्नर बनकर आया वारेन हेस्टिंग बंगाल का, तो उसने देखा कि द्वैत शासन में तमाम दोष है, स्थिति बड़ी बिगड़ गई है, बंगाल की हालत खराब हो गई है, द्वैत शासन ने चारों तरफ अराजकता फैला दी है। इसलिए ये वारेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन का समापन यानी अंत कर दिया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखिए अब क्लाइव के बारे में। तो रॉबर्ट क्लाइव के प्रशासनिक सुधार। क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। यह 2 बार बंगाल का गवर्नर रहा, 1757 से 60 तक और 1765 से 67 तक बंगाल का ये गवर्नर रहा था। ये 65 से 67 67 है, तो 67 तक बंगाल का गवर्नर रहा। तो इस तरीके से बंगाल का प्रथम गवर्नर अगर पूछे, याद रखिए गवर्नर है, तो गवर्नर पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव। इसके द्वारा बंगाल में एक लुटेरे राज्य की स्थापना की गई, क्योंकि पीछे आपने देख ही लिया किस तरीके से लूट खसोट मची, किसानों की स्थिति खराब हो गई, मनमाना टैक्स वसूला गया, उद्योग धंधे चौपट हो गए। आइए आगे देखते हैं। क्लाइव ने अपने प्रशासनिक सुधार के मद्देनजर जो जो कार्य किए, तो सबसे पहले उसने कंपनी के कर्मचारियों से एक प्रतिज्ञा पत्र लिखवाया, जिसके अनुसार वो किसी से भी किसी प्रकार की भेंट या उपहार स्वीकार नहीं कर सकते थे। हालांकि इसका सकारात्मक परिणाम तो ये दिख रहा है सामने, लेकिन हुआ क्या कि अब ऐसे स्वीकार नहीं कर सकते थे तो पीछे से वो बैकडोर से लेने लगे। इससे होता क्या गया कि भ्रष्टाचार बढ़ता गया कंपनी के अधिकारियों में। फिर क्लाइव कोष की स्थापना की गई। ये अलग से नहीं थी, वो बंगाल के नवाब का जो 50 लाख रुपए था, जो हर्जाने के रूप में लिया गया था, उसी से क्लाइव कोष की स्थापना हुई। इस कोष से उन भारतीय सैनिकों और अधिकारियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी जिनका युद्ध में अंग भंग हो जाता था और जो अब युद्ध करने के लिए सक्षम नहीं हो पाते थे। इसके बाद क्लाइव ने कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया, इससे ये हुआ कि जो भी लाभांश आता था अब वो कंपनी को ही प्राप्त होता था। इसके बाद 10 अगस्त 1765 को कंपनी के कार्यकर्ताओं की एक व्यापारिक समिति गठित की गई। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि व्यापारिक समिति किसने गठित की? 10 अगस्त 1765 को क्लाइव ने। इसे नमक, सुपारी तथा तंबाकू के व्यापार का अधिकार दिया गया। ये पूछा जाता है किस किस चीज का, तो नमक, सुपारी और तंबाकू के व्यापार का एक अधिकार प्रदान कर दिया गया। इसके अलावा कंपनी के स्थानांतरण को सुनिश्चित किया गया, यानी जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो बंगाल में धीरे धीरे भ्रष्ट होते गए, तो क्लाइव ने इन्हें मद्रास भेजने की व्यवस्था की और मद्रास से नए कर्मचारियों को बंगाल बुलाया। इसके बाद ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह की मैं भूमिका बता दूं कि क्लाइव ने सैनिक सुधारों की ओर विशेष ध्यान दिया। उसने सिपाहियों को युद्ध काल में मिलने वाला जो दोहरा भत्ता था वो 1766 ईस्वी में 66 में बंद कर दिया। हुआ क्या, इससे जो सिपाही थे, अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज सिपाही, अंग्रेज अधिकारी, उन्होंने विद्रोह कर दिया। यही विद्रोह श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ये पूछा जाता है। लेकिन इस प्रकार क्लाइव पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने क्या किया, जिन्होंने विद्रोह किया उन्हें हटाकर नए लोगों को अपॉइंट कर दिया। तो इस तरीके से ये सारी क्लाइव के प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत बातें रहीं। आइए अब हम क्लाइव का मूल्यांकन कर लेते हैं। तो क्लाइव के बारे में विभिन्न जो भी इतिहासकार थे, अंग्रेज थे, उन्होंने विभिन्न स्टेटमेंट दी हैं और सभी स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है। पहला कि क्लाइव को स्वर्ग से उतरा जनरल किसने कहा था, तो पिट ने कहा था। दूसरा पूछा जाता है कि डाकुओं का राज्य क्लाइव के राज्य को यानी क्लाइव के काल को किसने कहा था, तो इतिहासकार पन्नीकर ने कहा था। तीसरा, पर्सियल स्पीयर के बारे में 2 स्टेटमेंट। पहला कि बेशर्मी और लूट का काल किसने कहा था क्लाइव के काल को, तो पर्सिवल स्पीयर ने कहा था। इसके अलावा पर्सिवल स्पीयर के अनुसार क्लाइव भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का निर्माता ही नहीं अपितु भविष्य का अग्रदूत भी था। लेकिन इसके अलावा स्मिथ ने क्लाइव को मानव जाति का नेता कहा, यह भी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि किसने इसे क्लाइव के काल को बेशर्मी और लूट का काल कहा, तो पर्सिवल स्पीयर ने कहा था। इसके अलावा मैकाले ने क्लाइव के बारे में कहा कि हमारे टापू ने शायद ही ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया हो जो युद्ध और विचार विमर्श में उससे बेहतर हो। इसके बाद देख लेते हैं कि 1765-67 ईस्वी में जब क्लाइव वापस इंग्लैंड पहुंचा 1767 में, तो उसे कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। उस पर भारत में अमी चंद के साथ धोखा करने, सिराजुद्दौला के साथ अनुचित व्यवहार करने और मीर जाफर से अन्यायपूर्ण तरीके से धन लेने के आरोप में अभियोग चलाया गया और इस अभियोग से क्लाइव को बहुत पीड़ा पहुंची, जिससे अंततः नवंबर 1774 ईस्वी में क्लाइव ने आत्महत्या कर ली। तो ये क्लाइव के बारे में पूरी जानकारी रही।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया हो, आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, तो निश्चित रूप से इसे लाइक करना ना भूलिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियोज़ पहुँचाइए ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो और हम अपने वीडियोज़ ला सकें, नए-नए वीडियो आप तक पहुँचा सकें। धन्यवाद दोस्तों।